नमस्कार दोस्तों। आज देश में यह भी चर्चा चल रही है कि एक देश एक निर्वाचन संघीय व्यवस्था को कैसे ध्वस्त करेगा। जो भारत एक संघीय प्रधान देश है, इसको किस तरह से ये ध्वस्त करेगा, बर्बाद करेगा, उसी पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि भारत एक संघ है, एक देश है, उसके अंतर्गत राज्य। इसी कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब है कि संघ की निर्भरता राज्यों पर और राज्य की निर्भरता संघ पर होता है। संघ तभी मजबूत होता है जब राज्य मजबूत होता है, राज्य तभी मजबूत होता है जब संघ मजबूत होता है, और संघ का प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये भारतीय इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई भी समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, जो रामनाथ कोविंद हैं, जो एक देश एक निर्वाचन के समिति के अध्यक्ष थे। इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, संविधान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति जैसे पद, सर्वोच्च पद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें मैं सरकार की दोष नहीं देता हूँ, दोष रामनाथ कोविंद जी का है कि जो यह पद को स्वीकार किए। एक कहावत है कि भागता भूत का लंगोटा भी सही, कि चलते चलते ये मरते समय तक जो कुछ भी मिल जाए उसको प्राप्त करते रहूं। क्योंकि जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है, उसमें वो बहुत उत्साहित रहता है और शान के साथ कहता है कि मुझे यह पद मिला है। जिसे भ्रष्टाचार करने वाले लोग वो भ्रष्टाचार करते हैं और घर में जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने इतना पैसा आज ये गलत काम करके कमाया है, और उसको बीवी भी सपोर्ट करती है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तंत्र को या किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट उसकी पत्नी को बनाने का ज़्यादा हाथ रहता है। 99% में यही होता है। उसी तरह से कोई भी पद को अगर कोई संभालता है तो उसकी पत्नी का बहुत सहयोग होता है, उसके कारण पति विवश होता है। उसी तरह से रामनाथ कोविंद जी का जो पद को स्वीकारने का, जो राष्ट्रपति के पद को, गरिमा को इतना बड़ा अपमान किया है इस समिति का पद स्वीकार करके, यह कहा नहीं जा सकता। संघीय व्यवस्था को कैसे ध्वस्त करेगा, अब उस पर मैं आ रहा हूँ। पहली चीज़ तो कानून व्यवस्था राज्यों के विषय है। क्योंकि राज्य को जो 62 सब्जेक्ट दिए गए हैं उससे सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो उसकी जो कानून व्यवस्था का, जो राज्यों का जो विषय है, उसको ध्वस्त करेगा। क्योंकि अगर राज्यों का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष बचा हुआ है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे तो फिर उनका ये जो विधानसभा है वो भंग कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके कारण उनका जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो कानून व्यवस्था है वो लागू नहीं होगा और राज्यों का लक्ष्य भटकेगा। अगली बात, जो विधानसभा का जो कार्यकाल अभी कुछ दिन पहले जिसका निर्वाचन हुआ है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके कारण ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही संघीय व्यवस्था को बनाता है, क्योंकि देश की जनता ही निर्वाचन में भाग लेती है, वो सरकार चुनती है। इस कारण संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो ये प्रोपेगेंडा मोदी सरकार ला रहे हैं ये बहुत गलत है। और संघ के लिए या देश के राज्यों के लिए विकासीय प्रक्रिया पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कम से कम इसमें 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईवीएम मशीन, वीवीपैट, इसके अलावा कम से कम भी तो 15 से 16 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, और ये तो वही बताएंगे, मोदी जी बताएंगे, शाह जी बताएंगे या रामनाथ कोविंद जी बताएंगे।
अगर इतने पैसे को अगर मान लिया जाए कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर दिया जाए, जैसे अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल कॉलेजेस बना दिया जाए और इस तरह के शिक्षण संस्थान हैं या इससे संबंधित जो मानवीय विकास से संबंधित जो भी आधारभूत संरचना है उसको अगर विकास किया जाए तो देश की प्रगति बहुत होगी। इस पैसे से रोजगार का सृजन किया जाए, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाया जाए, तभी ये संघीय व्यवस्था मजबूत होगा। एक तरफ आप हर जगह रोजगार में कटौती कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और तानाशाही के साथ यह कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया। आपने उस को रोजगार दिया है जिसके लायक वो काम नहीं है, वो मजबूरी में उस काम को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे आपका न रेलवे में वैकेंसी है, आपका जो केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय है वहाँ पे बहुत सा पदें खाली हैं। इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में भी है जो संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि लोगों को रोजगार मिले, राज्य हो चाहे केंद्र हो। चूँकि संघ की मजबूती लोकतंत्र की मजबूती पर निर्भर करता है और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा राजा होता है जो संघीय व्यवस्था को बनाता है। इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होंगे जिसको 100 दिनों के अंदर कराने की बात की गई है, वहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आएंगे, क्योंकि जिनका जो कार्यकाल मान लिया जाए कि बचा हुआ जिस राज्य के स्थानीय निकाय जो पंचायती राज या नगर निगम है, अगर 4 साल के आसपास बचा हुआ है, अगर उनको समाप्त कर दिया जाएगा तो एक तरह से स्थानीय स्तर पर आक्रोश भी उत्पन्न होगा। इसका एक नकारात्मक दोष यह भी है। अगली बात, जो संघीय व्यवस्था का जो मूल संरचना है, जो संविधान में जो संशोधन करने की बात की गई है, जो 9 अनुच्छेद को संशोधन करने की बात सरकार करती है, तो 24 अप्रैल 1973 में केशवानंदन भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि संविधान के आधारभूत संरचना में अपरिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन आज के संदर्भ में कुछ भी हो सकता है। उसका कारण, एक उदाहरण आपका जो है EWS आरक्षण, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही कैप लगाया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो, लेकिन उस आरक्षण को 60% कर दिया गया संसद में संशोधन करके, और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही करार दिया। लेकिन जब इसी आरक्षण को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने OBC SC ST को 35% बढ़ाया और इसे 85% कर दिया गया, इसे कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। इसी तरह का उदाहरण आपको बिहार में मिलेगा, जहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने OBC SC ST का आरक्षण को 15% बढ़ाया, उसे भी अवैध करार दिया गया। तब इसी से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं और देशवासी अंदाज लगा सकते हैं कि संघीय व्यवस्था कहाँ सफल हो रहा है। और यह सब जो हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, सब यही सब दिखाने के लिए है, यही सब करने के लिए है कि ताकि एक दल की सरकार बने और मन मुताबिक तानाशाही के साथ ये सरकार चलाएं और जो मन में आए करें। इसका उदाहरण आपको बहुत सा दे दिया गया है सरकार के द्वारा, चाहे किसानों के लिए कृषि बिल हो या इससे संबंधित और जो बार अध्यादेश ला करके संविधान में संशोधन करने की बात की जा रही थी, उसको किस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन ये ध्वस्त करेगा। इसके बाद जो भी इनका जो निर्णय है वन नेशन वन इलेक्शन का, एक तरह से आधारभूत संरचना को ध्वस्त करने की बात है। जो संविधान का जो आधारभूत संरचना में एक निर्वाचन भी आता है, तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करेगा। अभी जब इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है तो मन मुताबिक ये अपना काम कर रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड अधिनियम हो,
चाहे लेटरल एंट्री हो, जबकि लेटरल एंट्री का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में यह है कि जो प्रशासक होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, संघ और राज्यों के बीच पुल का काम करते हैं और उनका जो अपॉइंटमेंट है संविधान के अंतर्गत ही किया जाएगा, जो अनुच्छेद 312 में उल्लिखित है। लेकिन इसको भी इन्होंने ध्वस्त करने का प्रयास किया और 2018 से ये ध्वस्त कर रहे थे। लेकिन इस बार इनके अलायंस पार्टियों ने, खास करके ओबीसी SC ST वालों ने प्रेशर बनाया तो लेटरल एंट्री को भर्ती करना पड़ा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में नहीं है, क्योंकि भारत संघीय व्यवस्था का देश है। थैंक यू।